एसएससी जीडी का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे देखने जाएं। तो इसीलिए मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का सेट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के। तो आपको जो एग्जाम आप देने जाओगे उसको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी अपने पैटर्न में एकदम चेंजेस ज़्यादा नहीं करती है, थोड़े थोड़े मामूली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप केवल एक चीज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सेट को आप लगा सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो, कंप्लीट पीडीएफ, तो उसके लिए जस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा ऐप आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको फ्री एसएससी की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे, आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हो। देखिए, बिना टाइम गवाते सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है अपने एसएससी जीडी के कुछ एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, मुझसे ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ए की आय बी की आय कितना है, मतलब कि मैं एक्चुअली रेशो देखूंगा ए और बी का रेशो क्या है। सबसे पहले मैं ए और बी का रेशो देखूंगा। तो इसके लिए आपको देखिए, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। 70% का मतलब होता है प्लस 7/10। कितना होता है? 7/10 होता है। अगर बी की आय 10 है, समझिए बी की आय अगर 10 है तो ए की आय कितनी होगी? बी से 7 ज़्यादा, मतलब कि 17। तो ये मुझे पता चल गया क्या कि ए और रेशो वी, मतलब कि ए की 17 और बी की 10 है। तो मुझे यहाँ तक मेरी कहानी क्लियर हो जाती है कि ए 17 है और बी 10 है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है सी की आय। जो सी है, सी क्या है? सी के बोला 80% के बराबर है ए और बी की संयुक्त आय। आप बताइए कि ए और बी की संयुक्त आय कितनी है? मैंने कहा सर 10 और 7 17 27, मतलब कि ए और बी की संयुक्त आय 27 है। कितनी है? 27 है। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, 27 का 80% निकालना है आपको। अगर मैं बताऊं आपको तो 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, कितना होता है 80% का मतलब? 4/5। फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके लिए आप परसेंटेज की मेरी कंप्लीट क्लास देख सकते हो। उसमें मैंने बेसिक से आपको परसेंटेज करा रखा, बिल्कुल शानदार तरीके से परसेंटेज सॉल्व करा रखा है मैंने इसमें। 80% का मतलब मेरा होता है 4/5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अपॉन में 5 आ रहा है, तो मैं तीनों का अब क्या कह रहा हूँ, इक्वल रेशो लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तीनों का मेरे पास रेशो आ जाए कि कितने के कौन क्या है। तो देखिए, इसके लिए आप देखोगे 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 17 5 85 रेशो 50 रेशो 27 चौक 108 हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास एक बात मुझे पता चल गई क्या, कि ए कितना आया है, बी कितना है और सी कितना है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। क्या बोला है कि ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है, मुझे बताना है कि अब जो ए है मेरा वो सी से कितना कम है। मैंने कहा सी मेरा 108 है और मेरे पास 85 है, मतलब कि ए सी से कितना कम है? 15 और 8 23 कम है। ठीक है, कितना कम है आप देखोगे, सी में मैंने देखा कितना कम आ रहा है, 23 कम है। 23 कम है। बेस वैल्यू क्या होगी? 108, मतलब 23 कम है किससे? 108 से, गुणा में 100। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा देखिए, बताते हैं हम। एग्जैक्ट आंसर बताते हैं आपको कि कैसे निकाल सकते हो आप। एक सेकेंड, देखिए एग्जैक्ट आंसर के लिए आप क्या करोगे। देखिए, मान लीजिए 23, अगर यहाँ 115 होता, क्या यहाँ 115 होता, 23 से मैं काट देता हूँ इसे अभी हाल फिलहाल। 23 से काटता मैं, मान लीजिए 5 आता, 23 पंजा 115। ठीक है, 23 पंजा 115। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू अगर 115 होता तो 5 आता, लेकिन कुछ वैल्यू 5 से कम आएगी, 5 से कम आएगी, ध्यान रखना।
क्या आएगी, 5 से कम आएगी। 23 पंजा 115 होता है, लेकिन यहाँ 115 नहीं 108 है, मतलब कि वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, याद रखना कि 5 की वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम आई। देखिए 5 से कम आएगी वैल्यू, आपको बस एक बात याद रखना। देखिए अगर 5 होती, 5 नहीं है 5 से कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 5 होती तो 5 से मैं इसे काट देता 20 आती, लेकिन बात यह है कि वैल्यू 5 से कम है तो इधर 20 नहीं आएगा, 20 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी, और 20 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू केवल एक है, 21.3% मेरा आंसर आ जाता है। आप बेसिक से भी गुणा कर सकते हो। आप किससे 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 गुणा 23 करोगे आप 27 से भाग दोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। और मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य पर, सूची मूल्य क्या होता है, मेरा मार्केट प्राइस की उस वस्तु पर क्या स्टिकर लगा हुआ कितने की वो चीज है, ठीक है, उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। ठीक है, इतने की छूट दी तो उसे वो 1638 में बेच पा रहा है। अब बोल रहा है कि यदि उसने छूट कोई भी छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। अब वो कह रहा है मेरे से कि मैं छूट नहीं देता तो क्या होता, तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का सीपी बताना है मुझे। देखिए इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले देखिए 16% की छूट दे रहा है वो, और छूट मतलब कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मैंने कहा सर जी डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। ठीक है, 16% की छूट देकर छूट दे रहा है। देखिए 16% का मतलब क्या होता है, 4/25। ठीक है, अगर उसने 25 की मार्केट प्राइस की है तो 4 कम की छूट दे रहा है, मतलब वो 21 में उसे बेचने के लिए तैयार 21 में। ठीक है, हाँ, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि सर वो 21 में नहीं बेचना चाह रहा। वो कह रहा है कि सर मैं 21 में बेच रहा था, मैं 21 में नहीं बेचूंगा, मैं इसे 25 में ही बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 1638 में मैंने डिवाइड किया 21 का, 16 से डिवाइड मैंने डिवाइड किया 21 का और मल्टीप्लाई कर दिया 25 से। अब मैंने ये बात मेरे पास क्या आ गई, अब ये क्या कर रहा है, अब ये मार्केट प्राइस मतलब कि जो सूची मूल्य इसने अंकित किया था वो उसी पर बेच रहा है। मतलब एक्चुअली में ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य है इसका। ठीक है, अब अगली लाइन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, ठीक है, उससे 30% का लाभ होता। अगर वो छूट नहीं देता तो 30% का लाभ होता। अब 30% का लाभ किस पर होता, मैंने कहा सर लाभ हमेशा सीपी पर होता है, सीपी से एसपी पर, सीपी से एसपी पर लाभ होता है। ठीक है, सीपी मतलब कि 10, लाभ होता 3 का, तो प्लस का 3 करूंगा मैं तो 13, प्लस 3 13, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% की। ठीक है, मतलब 10 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उससे 3 ज़्यादा मतलब कि 13 में बेचती, लेकिन अब वो मेरे से कह रहा कि सर मैं 13 की बेची और 10 उसका कॉस्ट प्राइस है। उसने क्या पूछा है मेरे से, कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य उसने पूछा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 13 का तो भाग दूंगा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, और मैं 10 का गुणा कर दूं क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें किससे डिविजिबल है ये, चलो करके दिखा देता हूँ आपको। 21 से काट देता हूँ मैं, 21 सत्ता 147 आया, 147 से 147 से 3 और 3 6 116 बचेगा, मतलब 168 हो गया। तो 21 अट्ठा 168 हो गया, 78 आ गए। 13 से काटूंगा 78 को, 13 छंग 78 6 आ गया। 25 छंगा 150 और 150 गुना 10 1500, तो ये मेरा आंसर आ जाता है 1500। छोटी सी कैलकुलेशन थी, बस आपको जो वैल्यू थी, देखिए अगर मैं आपको सही तरीका बताऊं तो केवल क्वेश्चन इतना सा था। क्या अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता तो मैं ये कोई भी चीज़ नहीं लिखता, केवल समझाने के लिए ये मैंने लिखा था, और बाकी केवल इस चीज़ को मैं लिखता और डायरेक्ट आंसर आ जाता 1 लाइन में। ठीक है, ऐसे भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। देखिए कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि उसने 10,000 रुपये उधार लिए और अब वो पूछ रहा है कि उसे लौटाने कितने पड़ेंगे। देखिए मैं लूंगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा, मतलब कि मूलधन, और जो मैं लौटाऊंगा किसके साथ लौटाऊंगा मैं, विद इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज के साथ लौटाऊंगा। मतलब कि जो मैं लौटाऊंगा वो होगा मेरा क्या, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो देखिए
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम करते हैं कि 10,000 दे रखा है प्रिंसिपल। पहले देखिए आप, 6 महीने में 7% है। देखिए 6 महीने में रेट 7% है, तो आप बताइए कि 3 साल में कितना होगा। 3 साल मतलब, मैं यहाँ मान ली 3 साल का मतलब कितना होता है, 18 महीने। ठीक है, अगर 6 महीने में रेट 7% है तो 18 महीने में रेट 21% होगी। मुझे ये बात पता चल गई। एक सेकेंड, 6 7 42 आएगी, एक सेकेंड, 12 36 महीने होते, सॉरी 36 महीने होते हैं। तो चकनक 36 और चकनक 36, 6 7 42% रेट बन गई। मतलब 3 सालों में टोटल मेरे पास 42% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 42% मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्योंकि 6 महीने में 7% तो 36 महीने में 42% मिलेगा। कितना, 42% का 42% का इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं देखूंगा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे पास। प्रिंसिपल मेरे पास दे रखा है 10,000 रुपये, और इसका मुझे निकालना है 42%। और 42%, 42/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की तो मुझे पता चल गया कि मुझे 4200 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। मैंने उधार लिए थे 10,000, उधार लिए थे 10,000 रुपये और लौटाए 4200 रुपये ज़्यादा, मतलब कि 14,200 रुपये मुझे उसे भुगतान करना पड़ेंगे, मतलब कि लौटाना पड़ेंगे उसे। ये मेरा आ जाता है क्या, मिश्र धन। मूलधन भी 10,000 और ब्याज भी 4200, मतलब कि 14,200 रुपये मुझे उसे वापस करना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं, 3:5:7 के अनुपात में वो संख्याएं हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब कि उनका एलसीएम 1415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना है। देखिए मैं आपको बताऊं, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आप क्या लोगे, एक सेकंड देखते हैं। 3:5:7 इनका एलसीएम क्या आएगा, 5×3 = 15, 7 105। एलसीएम आएगा इनका 105 रुपये। 105 मतलब कि अगर 2415 में मैं भाग दे दूं 105 का, ये मैंने भाग दिया 105 का, और मुझे चाहिए दूसरी और पहली में अंतर आएगा 2, तो 2 का मुझे इसमें गुणा करना है। देखिए 105 ऊपर है और 2415 ऊपर है, तो मुझे जस्ट देखना है क्या कि डिवाइड करना और मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर निकालने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी संख्या आना चाहिए वो 2 का भाग जाना चाहिए। आप आसानी से चेक कर सकते हो कि 2 का डिविजिबल कौन सा नंबर है, वही मेरा आंसर होगा। देखिए मैं इसे देखूं तो ये 2 का डिविजिबल नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों में आप फंस गए क्या, इन दोनों में अब मेरे दिमाग में आएगा क्या कि सर ये दोनों 2 की डिविजिबल हैं। तो देखिए एक लॉजिक और बताता हूँ आपको, क्या ये संख्या केवल 2 की डिविजिबल होना चाहिए, उसमें 4 नहीं होना चाहिए। देखिए 92 4 से कटता है, 92 4 से कटता है, लेकिन मुझे चाहिए कि वो संख्या जो केवल 2 से कटे, तो 2 से केवल 46 कटती है, 92 नहीं कटता। 92 4 से भी कट जाता है, तो मेरा आंसर हो जाता है 46। 46 मेरा करेक्ट आंसर, डिवाइड करोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 18 संतरों को 191.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने हेतु 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का। देखिए ये देखते हैं बॉड मास का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। वो वाला क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट लॉस का मैंने प्रैक्टिस करा दिया, तो आप उसे कर सकते हो। देखिए यह मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इस ब्रैकेट और ऑफ को। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 से काटोगे तो 4 × 4 4 8 32 18 आ गया, और 22 में से 18 घटाओगे, 22 में से 18 घटाओगे तो 4 बचेगा। मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाती है। ठीक है, 4 आ जाती है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम ऑफ को। तो ऑफ की जगह गुणा लगाऊंगा मैं, तो 11 दूनी 22 हो गया, और 22 से 88 काटूंगे तो कितना आ जाएगा, 22 × 88, तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 4 और माइनस और 4, 4 - 4 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब कि 8 - 0 मेरे पास 0 आ जाता है, और ये मेरा आ जाता करेक्ट आंसर 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बॉड मास का नहीं कराया, इसलिए बॉड मास का करा दिया था। और ये क्वेश्चन है मेरा किसका,
HCF का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या। HCF मतलब कि मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों संख्याओं को बराबर काट दे, तीन संख्याओं को काट पाए। देखिए, तीन संख्याओं को काट पाए ऐसा मुझे नंबर चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख, क्या अगर ये तीनों नंबर जीरो से कटते तो इनमें जीरो, इनके एंड में जीरो होना चाहिए था, लेकिन इनके एंड में जीरो नहीं है, तो ये 20 से डिविजिबल नहीं है। दूसरी बात, इसमें 22 है, 22 मतलब 2 गुणा 11, मतलब ये तीनों संख्या 2 से कटना चाहिए। 2 से केवल वही संख्याएं कट पाती हैं, 2 से केवल वही संख्या कट पाती हैं जो सम होती हैं, जबकि ये विषम है, तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता 22। 19 और 23 इनमें से एक आंसर होगा, मैं इसे चेक कर लेता हूँ 19 से। देखिए, 19 से कम 19, एक बचा 19 से कम 19, ये 19 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर इज ओनली 23, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा 23। तो ये मेरा आंसर हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि 23 ही वो संख्या है जो तीनों संख्याओं को बराबर काट सकती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड मार्क्स का एक अच्छा लेवल पूछा गया। मैं वैसे छोड़ देता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझाना आपको पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैं अगर छुड़वा देता हूँ कमेंट आंसर अगर आप नहीं कर पाते, तो आप कमेंट ये भी कर सकते हो कि सर आप हमें समझा दीजिए क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा भी दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इस ब्रैकेट को, फिर इस पार्ट को। ठीक है, इन चार पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इस माइनस के इधर वाले भाग को मैं बाद में देखूंगा। देखिए, 7/, मैंने 16 लिखा। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट ऑफ से जुड़ा हुआ, मतलब ये गुणा में संख्या है। ठीक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन कोई एक चीज है, तो मुझे इसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, भाग के इधर है और ये ऑफ लगा हुआ, तो मतलब मुझे भाग के बाद की संख्या को पलटना पड़ेगा। देखिए, 10 दूनी 20 और 21/2 कितना आ रहा है, 21/2, 21/2, तो मैं गुणा लगा के 2/21 लिख सकता हूँ, समझिए। ठीक है, लिख दिया गुणा। दूसरी चीज समझिए, ये देखा मैंने 7 5 35 और एक 36/5, 36/5 आ रहा है, तो मैं इसे 5/36 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए 5 3 15 और 3 18/5 आ रहा है, 18/5 गुणा में, तो गुणा में 18/5 लिख दिया मैंने, सिंपल है 18/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल किया, 18 दूनी 36 आया, 2 से ये कैंसिल किया और 7 3 21 हो गया, 3 आ गया, 16 3 48, मतलब 1/48 मेरे पास आ गया सिंपली, 8/1/48 आ गया, माइनस लगाया मैंने। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूं। अब बढ़ते हैं अपने आगे। आगे क्या कह रहा है मेरे से, देखिए पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूं, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को लिखता हूं मैं 3 के 4/3 गुणा 9/8 गुणा 2। ठीक है, 2 चौक 8, ये कट गया 8, 3 से ये काटा तो 3 3 9, 3 हो गया। ठीक है, 3 आ गए मेरा आंसर, 3, इस वाले पार्ट की वैल्यू 3 आ गई, प्लस में कितना है 3/4 है, प्लस में 3/4 है, तो 3/4 ऐड कर लेता हूं मैं, 3/4, 4 3 12 और 3, 4 3 12 और 3 15/4 आ गया, 15/4 मेरे पास आंसर आ जाता है, ये आ गया 15/4। बस आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे क्या है, 4 है, मुझे इसमें क्या बनाना, 4 है, इसे क्या बनाना 48 बनाना है, तो 12 चौक 48, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 180, तो 1/48 माइनस 12 15, 12 पंचा 0 से 12 छठा 180 आ गया, मतलब कि आंसर मेरा हो जाएगा माइनस का 179/48, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके जरूर, क्रिटिसाइज करने से अच्छा कि आप करेक्ट कर दो मुझे, ठीक है, कि क्या गलती है, हो सकता है मैं अगली बार कोई और बच्चों को और अच्छे से सिखा सकूँ। अगर कोई मैंने लॉन्ग मेथड यूज़ कर ली है या थोड़ा सा एरर हो गया तो आप बिल्कुल उसे करेक्ट कमेंट में जरूर करके बता दीजिए कि सर ये मिस्टेक थी और ये सही कर दी थी। कि हालांकि आंसर आ गया माइनस का 179 अपन में 48। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि में समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही पूछा गया है मेरे से। देखिए मैं आपको अगर सही तरीका इसका बताऊं तो सही तरीका जो मुझे लगता है, देखिए वैसे बता देता हूं। देखिए ये कितना है, कितना है 4%, 4% मतलब क्या होता है 1/25, 1/25 होता है। देखिए 25 का स्क्वायर कीजिए 625 आएगा, तो मैं प्रिंसिपल को कितना मान लेता हूँ 625 मान लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ 625 है। देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है,
देखिए, ये से बोलते हैं हम ट्री मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? ट्री मेथड बोलते हैं। इससे मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, पहले साल में मुझे कुछ ब्याज मिलेगा, इसका 1/25 निकालिए, कितना आएगा? 1/25 25 आ गया, ठीक है। अगर पहले साल में 25 मिला तो मुझे दूसरे साल में ही 25 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि देखिए, दूसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा और दूसरे साल में इस पर भी ब्याज लगेगा, और इस पर भी ब्याज कितना आएगा? मैंने कहा 25 में 25 का भाग दो तो 1 आएगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया क्या कि कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 25 और 25 50 और 1 51, कंपाउंड इंटरेस्ट 51 आया, और 51 का मान दे रखा है 1530, 153 गुणा। अब मुझसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना। मैंने कहा सर जी, सिंपल इंटरेस्ट जो दिख रहा है ना 25 और 25 50, ये सिंपल इंटरेस्ट है 50। 51 से काटोगे तो ये कितनी बार में आएगा? 30 बार में आएगा, और 30 गुणा 50 होता है 1500। ये मेरा आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल था। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हो तो थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत आए। ये अच्छा तरीका। दूसरा इसका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिस आपने नहीं किया, आप हिट एंड ट्रायल इसमें लगा पाओ। बेस्ट मेथड अभी तो आपके लिए यही थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को 7 से 8 तरीकों के साथ में किया जा सकता है, बिल्कुल। और उसकी मेथड मैंने बता रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करा रखा है, तो आप फॉलो जरूर कर लेना अपने इंस्टाग्राम को, और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको आज बेस्ट मेथड बताऊंगा। आपको बिल्कुल याद कर लेना कि कैसा बेस्ट मेथड होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या कह रहा है? मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्या? 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती। मतलब कि एक क्रिकेट टीम थी 2021 में, उसने टोटल मैच खेले, उसमें 225 मैच उसने खेले। वो कह रहा है कि उसने टारगेट किया कि वो 225 में से 80% मैच को खुद जीतना चाहती है, ठीक है। अब उसने बोला कि पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में उसने 120 मैचों में उसने 70% की सफलता प्राप्त कर ली। अब वो चाहती है लक्ष्य तक पहुंचना, तो उसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता की क्या दर रखना पड़ेगी। इसे बहुत सारी मेथड से किया जाता है। मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो, नंबर लाइन से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो। तीसरा तरीका डेविएशन। बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लेना है आपको कैसे करना है। देखिए, मैंने कहा कि पहले उसने 120 मैच खेले। कितने? 120। अभी भी कितने मैच बचे हुए? मैंने कहा सर, अगर 225 टोटल मैच खेलना है, 120 उसने खेल ली, तो अभी भी 105 मैच खेलना बाकी है। अभी वो 105 मैच और खेलेगी, ठीक है। मैंने कहा सर, इनका मैं रेशियो ले सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने कहा सर 15/8 120 और 15/7 105 आ गया, ये कट गया। 15/8 120 और 15/7 105 ये कट जाता, इतना मेरा आ चुका है। अब देखिए, टोटल 8 पर कितना, मतलब कि 120 मैचों में उसने कितनी रेट लगाई? मैंने कहा सर, उसकी सफलता की रेट थी 70%। 70% ही, ठीक है। 70% ही, ठीक है। और सफलता दर 70% है, और टोटल कितनी? 80% है। टोटल रेट उसकी 80% है। देखिए, टोटल वो चाहता है 80%, और कुछ में उसने बेचारे ने 70% खेल लिया। देखिए, कुछ में उसने बेचारे 70% खेल लिया, तो बेचारे को 80% की रेट अचीव करने के लिए उसे 80 से ज़्यादा खेलना पड़ेगा बचे हुए 100 मैच में, 5 मैच में। देखिए कितना, 80% से कुछ ज़्यादा, 80% प्लस समथिंग कितना। मैंने कहा सर, ये कितना ज़्यादा होना चाहिए? 70 था। अगर इसे 10 में और खिला देता, मान लीजिए इसे मैं 10 और खिला देता, 10% और बना लेता, तो 80% कर देता। 10% होता ये कितने पर? 8 पर। 10 गुणा 8 80%। अगर ये 80% का एवरेज देता और इन 7 पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इसे 7 पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो काटिए कितना आएगा? 7 एकम 7, और एक बचा तो 7 एकम 7, 3/7%। 80 प्लस 11 सही 3/7, मतलब 91 सही 3/7% मेरा आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने का फिलहाल बेस्ट तरीका है। बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कम से कम समय में करने के लिए ये बेस्ट मेथड है। आप इसे जरूर करना, ठीक। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। क्या हुआ? समझाते हैं क्या होता है, कहानी क्या हुई वो समझाते हैं आपको। देखिए,
पहले कुछ सीपी था उस वस्तु का, मुझे नहीं पता कितना था, पहले कुछ सीपी था उस वस्तु का, कुछ वस्तु में कुछ रुपए में वो खरीद रहा था। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य उसका कुछ था। फिर वह उसे 12% की हानि पर बेच रहा था। 12% की हानि हो रही थी बेचारे को, यहाँ पर जाइए, 12% की उसे हानि हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर वो आ गया, इतने में वो उसे बेच रहा था, लेकिन उसने सीधी सीधी 164 रुपए की वृद्धि कर दी। कितने की? 164 रुपए की। 164 रुपए की वृद्धि की, तो एक्चुअल में हुआ क्या, आप ये समझना, उसका जो लाभ हानि हो रहा था ना, उसकी 12% हानि नहीं होगी, अब उसे 8.5% का लाभ हो रहा है। मतलब कि अब उसे हो रहा है 8.5% का लाभ। देखिए मैंने कहा सर यहाँ से 12, यहाँ में चला 12%, यहाँ में चला 12 और 20.5%, मतलब कि टोटल परसेंटेज चेंज हुआ है 20.5%, और इसका मान दे रखा है 164। आप दोनों स्केल को देखिए ना, ये वाली स्केल परसेंटेज वाली स्केल है, ये बता रही है मेरा 20.5%, और ये मेरी इंक्रीमेंट वाली स्केल है, ये बता रही है 164। देखिए अगर 20.5% की वैल्यू 164 है, और मुझसे पूछा गया है क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य हमेशा रहता है 100%, कोई भी चीज़ हमेशा खुद में 100% रहती है। अब बस आपको काटना है और आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। किससे काट सकते हो आप? 5 चौक 20, 5 से कम 5, 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 जीरो। 41 से काटोगे तो एक 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 800 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 800, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जस्ट आपको परसेंटेज को रियल वैल्यू के इक्वल में पुट करना था, और फिर आपका आंसर आसानी से आ जाता था। कोई बेस्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ आपको कराने की। ये वाला थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला कराते हैं आपको। देखिए एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 70% अधिक हो जाती है, स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि 8,000 रुपये की धनराशि पर सामान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना? दो लैंग्वेज देखना है आपको, वर्ड से देखना। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज दे रखा है उसने, और पूछा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी। देखिए कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी क्या? देखिए मैंने कहा सर अगर वो 7 वर्षों में 70% बना पा रहा है, 7 वर्षों में 70% बना पा रहा है ब्याज, खुद का कितना? स्वयं का 70% बढ़ा पा रहा है ना, मतलब कि 70% का ब्याज दे रहा है, साधारण ब्याज। देखिए अगर 7 में 70%, तो एक साल में कितना? 10% देगा। मुझे पता चला गया एक साल में जो ब्याज होती है ना, उसे हम दर कहते हैं। तो मुझे पता चल गया कि एक साल में वो 10% का रेट दे रहा है, 10% दे रहा है, ठीक है। अब मुझे आ गई 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। एक साल में अगर कोई पैसा 10 था, तो उसमें 1 की वृद्धि होकर वो 11 हो जाता है, ठीक है, एक साल में। लेकिन मेरे से वो कह रहा कि सर आपको ये बताना कि बताइए 3 साल में कितना होगा। मैंने कहा सर 3 साल में होगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 साल के लिए मैं जस्ट इसका क्यूब कर दूंगा, क्यूब करूँगा। क्यूब मतलब 10 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331, ठीक है। मतलब कि इतना प्रिंसिपल और इतना अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज 331, सॉरी 331, ये आ गया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 331। मतलब कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1000, 1000 का मान कितना दे रखा है? 8000 दे रखा है। मान पूछा है मेरे से 331 का। मैं इतना कर रहा हूँ ना, आप अगर खुद करना सीख गए तो आप जस्ट वैल्यू डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई 331 में करोगे और डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। 8 का गुणा, सॉरी इसमें करना है, तो 8 का मान 8 24 की 64 की 2, 24 और 2 26, 26 और 48 मेरा आंसर आ जाता है। फर्स्ट मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। बेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था ये, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता था, कभी सिंपल इंटरेस्ट पूछता था। अब की बार उसने हट के पूछा कि 70% की वृद्धि हो जाती है, और थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाती, साधारण ब्याज दे रखा और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, साधारण ब्याज दे रखा और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा था। अब मैं आपको करवाता हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा। नाव भले ही दे रखी लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। देखिए एक नाव 52 मिनट में
52 मिनट के कुल समय धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर। इसे आप करोगे, इसमें अच्छा सा क्वेश्चन रख रखा था मैंने, एक सेकेंड। ये था जो आप नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता, वो उस टाइप का क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने ये कराने का सोचा था आपको। ये देखिए इस क्वेश्चन को पढ़े थी, वो तो सिंपल था, समय और नाव और धारा वाला क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन को कराते हैं हम। देखिए न, आप नहीं आता तो कमेंट जरूर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्लास जब मेरी भी होती है तो उसमें मैं आपको जो भी डाउट रहते हैं वो क्लियर करके चलता हूँ हमेशा। देखिए, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल मुझे बताना है, और एक ट्विस्ट ये है इसमें क्या कि आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, स्पीड, एवरेज स्पीड मेरी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टाइम टोटल कितना, मैंने कहा सर डिस्टेंस 41 और 23 कितनी होगी, 64 किलोमीटर। समय, टाइम, देखिए अभी मैं किलोमीटर पर हार की बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं मिनट सेकंड कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। अभी इस 45 मिनट और 35 मिनट को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आएगा 80 मिनट। 80 ये मिनट है। क्या मैं 80 मिनट को ऐसा नहीं लिख सकता, 60 मिनट प्लस 20 मिनट, और 60 मिनट को मैं कह देता हूँ 1 घंटा, और 20 मिनट को कह देता हूँ मैं 1/3। तो 3 एकम 3 और 4/3, 4/3 हार। ये लंबी प्रोसेस मैंने आपको करके बताइए, वरना मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि 4/3 हार। ठीक है, 4/3 हार्स, 4/3, 3 नीचे की जगह ऊपर लिख सकता हूँ क्या, लिख लेंगे बाद में, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 4/3 हार किलोमीटर पर हार। अब आप एक चीज और जानते हैं, जब किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो जस्ट इसमें आप गुणा कर दीजिए 5/18 का, 5/18 का गुणा कर दिए तो ये चेंज हो जाएगा आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में। इसे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको कराया। ही देखिए, मैं इसे 3 से काट देता हूँ। ठीक है, 3 18 आ गया, 6 से कट जाएगा, नहीं इसे काट देते हैं, इसे 4 से कितनी बार में, 16 बार में कट जाएगा ये। 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 3 बार में। 8 पंजे 40/3, 8 पंजे 40/3 आ गया। 40/3, 13 3 39, 40/3। तो ये मेरा आ जाता है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आ गया मेरा 13 सही 1/3। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हो मेरे साथ, और आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एसएससी जीडी के एक नए सेट के साथ में। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।